में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं राजस्थान का रन। और रन मेरी के बाद अब रन तो हो चुका है, लेकिन अब रन के परिणाम क्या निकलेंगे उसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 3 तारीख को आखिर राजस्थान के पिटारे से निकलेगा क्या? यूं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी 3 तारीख को, लेकिन तेलंगाना में चुनाव प्रचार का शोर थमा है। 30 तारीख को मतदान और उसके बाद 3 तारीख को परिणाम सबके एक साथ आएंगे। खैर चल, लेकिन बात राजस्थान की। राजस्थान में 3 बार 1952 के बाद से अब तक 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस बार के मतदान की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं कह सकते। पिछली बार से 0.74% ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन इस मतदान में बीजेपी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है, और थर्ड फ्रंट और निर्दलीय कहते हैं कि चाबी तो हमारे ही पास है, उनके दावों का दम हम ही निकालेंगे। खैर, लेकिन विश्लेषकों का क्या मानना है? क्या वाकई एक बम्पर जीत की ओर लेकर के जाएंगे 0.74% इजाफा, या फिर एक ये कहें कि बहुत टाइट फाइट कहा जा सकता है इसे? हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं। लंबा एक्सपीरियंस है राजनीतिक रिपोर्टिंग का और बहुत नजदीक से देखा है चुनावों को। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ एकलव्य सिंह और उर्वशी देवल भी जुड़ रहे हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस बार का चुनाव परिणाम कुछ अलग हटके होगा, या फिर यूं कहें कि ये जो मतदान प्रतिशत में इजाफा है ये कुछ अलग ही रंग देगा? आवाज नहीं आ रही है आपके यहाँ से? म्यूट तो नहीं है आपके यहाँ से? आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो ईपी हटा दीजिए आप। मेरे ख्याल में ईपी की वजह से शायद दिक्कत आ रही है। जी, एक बार निकाल दीजिए उसमें से, सिस्टम से निकाल दीजिए। जी निकाल। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी। इस बार का चुनाव और मतदान बहुत अलग तरीके से हुआ और भारत में पहली बार हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि इस तरीके के इश्यूज कभी बने ही नहीं, इस तरीके से कभी मतदाता के साथ संपर्क ही नहीं हुआ जिसमें आवाज आ रही जी, आप कंटिन्यू करिए। इस तरह कभी बना ही नहीं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कभी नहीं हुई। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को या फंडामेंटल राइट्स को या डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को लेकर के कोई घोषणा पत्र बना ही नहीं उस तरीके से। ये पहली बार है जिसमें कि साफ करके और एक बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। पहली बार ऐसा है जो डेमोक्रेसी में जो एक कल्याणकारी सरकार का गठन करने की बात होती है, उसके लिए जो दावा करने के लिए जो घोषणा पत्र होता है, वैसा घोषणा पत्र कांग्रेस ने पेश किया। और उसकी सीधी निगाह किसानों पे रही, नौजवानों पे रही, और साथ साथ में जो महिलाएं हैं उन पर रही। महिलाओं को इस तरह की कभी भी जो सुविधाएं देने का सिलसिला हुआ है, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो जो जितनी जो 7 गारंटीज में जो चीजें आ रही हैं सब ऐसा हुआ नहीं। ये पहली बार हुआ और इसका रेस्पॉन्स मिला है। और मुझे यूं लगता है कि जो 22 लाख नए मतदाता ने जो पहली बार वोट किया है, उनकी निगाह में भी आया कि जो कुछ केंद्र सरकार ने जिस तरह के परिवर्तन किए रोजगार को लेकर के, और जो बातें कही उनको लेकर के बड़ी नाराजगी और बड़ी, लेकिन वो उतना मुखर नहीं रहा, लेकिन उसने वोट किया और जम के किया है वोट उसने। तो इन सब चीजों से एक पता लगता है एक बात का बड़ा स्पष्ट रूप से कि जो ये दोनों वार रूम में बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही हो चाहे कांग्रेस कर रही है, उनका अपना अपना सिलसिला। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि ये जो नई चीज देखने में मिली है कि महिलाओं का रुझान कैसे है, और नौजवानों का रुझान कैसे है, और किसानों का रुझान कैसे है। क्योंकि एमएसपी को आप अगर एक गारंटी देते हैं, एमएसपी को आप एक कानून बनाते हैं, तो वो ऐसे में या अर्बन सेंटर्स को छोड़ दीजिए, रूरल सेंटर्स हैं जो खासतौर से इन सब चीजों से प्रभावित हुए हैं। अर्बन सेंटर्स में तो काफी सारे हिंदू मुसलमान भी हो गया, सब कुछ हो गया, वोट पोलिंग काफी तेज भी चली गई, नीचे भी आ गई,
कम भी हो गया, पाली जैसे शहर में कम हो गई, तो उधर क्या कहते हैं, जैसलमेर के पास में, जैसलमेर की तरफ काफी हुआ। इतिजारा में हो गया। ये छोड़ दीजिएगा इनको, ये धर्मगुरुओं का सिलसिला था और इसमें हिंदू मुसलमान का सिलसिला था। लेकिन सीरियस पोलिंग और अपने अपने हक के लिए कोई पोलिंग हुई है तो वो रूरल सेंटर्स में हुई है, जहां पर महिलाओं ने देखा कि उनके साथ में उन्हें क्या दिया जा रहा है। 10,000 रुपए कैसे देंगे साल के अंदर, तो स्मार्ट ये फोन कैसे देंगे, और साथ साथ में सिलेंडर कैसे देंगे, ये इंपॉर्टेंट लगा हमें। उसी तरीके से नौजवानों को लगा कि हमें लैपटॉप कैसे मिलेगा, जो फर्स्ट ईयर से में जाने के साथ भी कैसे वो सब हो जाएगा। तो ये एडवांटेज रूरल सेंटर्स को, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में तो ये सब चीजें उपलब्ध हैं। और वो मेरा ख्याल है कि एक मध्यम वर्ग का ऐसा सीन रहता है अर्बन सेंटर में, जो सामान इन बातों को आने नहीं देता। और फिर साथ साथ में जो एक पूरी 9.5 साल की जो अपने आप में जो एक दृश्य देखा है इन्होंने, डिमोनेटाइजेशन का क्या क्या चीजें हुई हैं जो लोगों को अखर रही थी, बिल्कुल उसका एक असर देखा जा सकता है। आपका मानना है कि वो एक बड़ी वजह रही है कि लोगों ने निकल करके और मतदान किया है। मैं वापस लौटता हूं आपके पास में, श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। इस मतदान के, इसे बम्पर वोटिंग तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन इजाफा अच्छी बात है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोग निकल करके आए हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी कांग्रेस के जिस तरह के दावे आ रहे हैं, कुछ अलग हट के परिणाम की संभावना बन सकती है, या फिर ये मान के चले कि बहुत कुछ सस्पेंस भरा है और इस बार कुछ भी नहीं कहा जा सकता? देखिए कि राजस्थान का शासन जिस तरह से मिला हमको 4 साल, फिर 5वें साल आते आते हमको विभिन्न योजनाओं का आगाज हुआ कि हम ये देने वाले हैं। फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको जो बेनिफिट एक उससे हमको अप्रैल से मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, हमको अगस्त से बेनिफिट मिले। और उसके बाद 11 गारंटी भी पूरी नहीं हो पाई, तो हमने 7 गारंटी और देने का प्रयास किया, और फिर वो गारंटी आम लोगों तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि आपने जन घोषणा पत्र जो थी निकाला ही लेट, वहां तक तो प्रत्याशी तक नहीं पहुंचा पाए, आम जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे, मुझे शंका प्रकट होती है। देखिए भाजपा भी पीछे नहीं रही, भाजपा भी चाहती थी कि शासन में आए, उन्होंने कहा हम भी देना चाहते हैं। जब वो देना चाहते हैं तो वो 500 में देंगे, हम 400 में देंगे, वो 450 में, फिर देखिए वो 400 में आ गए। तो देखिए जिस प्रकार का आखिर ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि मुख्यमंत्री से बैर नहीं और विधायकों की खैर नहीं। ये मुख्यमंत्री जी यदि आम लोगों के सामने कहते हैं तो फिर वो सब जाके विधायक वही चुनाव लड़े, केवल 12 ही विधायक नहीं लड़ पाए थे मंत्री, बाकी सब मैदान में चले गए। तो फिर जनता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपसे तो बैर नहीं है, विधायकों की खैर नहीं। तो वो खैर नहीं तो 3 दिसंबर को जो परिणाम सामने आएंगे, अगर खैर नहीं है तो फिर चिंता का बात तो कांग्रेस के सामने है। इस बार हमको सबसे बड़ी बात उपलब्धि ये हुई कि हमारे हिस्से में प्रधानमंत्री आए, बाकी के हिस्से में गृह मंत्री आए थे, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ आए थे जेपी नड्डा, हमारे को प्रधानमंत्री मिले। अब भाग्य में हमारे प्रधानमंत्री है और भविष्य में क्या कुछ दे पाएंगे, देखिए वो देखिए संकल्प पत्र में चाहे कुछ भी मिला हो नहीं मिला हो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने 100 यूनिट की गारंटी दी थी हमको जाते जाते, वो उस जन घोषणा पत्र द्वितीय में कहीं नहीं है कि 100 यूनिट बिजली की अब आगे आने वाले जमाने में आपको फ्री मिलेगी। क्योंकि हमारी जिस तरह से आम लोगों के बीच में प्रतिष्ठा गिर गई थी, उस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए 100 यूनिट दी थी, 2000 यूनिट किसानों को दी थी। अब आप है क्या 7 गारंटियों में नहीं है, मैंने नहीं देखा। मानगर को किस प्रकार से विकसित करेंगे, ईआरसीपी को किस प्रकार से करेंगे, ये सब चीज खुलासा नहीं कर पाए, ना तो वो कर पाए ना ये कर पाए। वोट हमको चाहिए, सत्ता हमको चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री का लगता है ज्यादा एक्सरसाइज मैनिफेस्टो बनाने में कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगा दी। नहीं, वो तो एनर्जी तो लगाई, ममता शर्मा का नाम यदि बीजेपी शामिल रखती है तो फिर एनर्जी का तो आपको मालूम है किस प्रकार का हो सकता है। इसे देखिए दिल्ली वालों ने बनाया और यहाँ डिजाइन बॉक्स कंपनी ने बनाया, बाकी तो कार्यकर्ता और नेताओं का जो समन्वय होना चाहिए था वो दूर दूर तक दिखाई नहीं। अब पन्ना प्रमुख को चिंता जब हुई, जब नाम कट करके सामने आए, इतने सारे नाम काट दिए, पन्ना प्रमुख कर क्या रहे थे मुझे समझ में आया नहीं। और अशोक जी ने तो संगठन बनने ही नहीं दिया, इसलिए इस बार पहली बार बूथों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। ये चिंता का विषय कांग्रेस के सामने होना चाहिए। दोनों गले मिलकर के अगर पूर्वी राजस्थान में चले गए होते तो मैं मान के चलता हूँ कि फिजा ही अलग होती, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी सत्ता आएगी या नहीं आएगी। फिर कांग्रेस अच्छी स्थिति में हवा बना सकती थी। हवा क्यों नहीं बना पाई, ये तो मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट दोनों जाने, और
राहुल गांधी जाने के उनको नजदीक ला पाने में सफल इतने क्यों नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, जो पहले वाले चुनाव में देखा था। तो यह 3 तारीख को आएगा निर्णय, वो ही हमारा आपके साथ, लेकिन चर्चा बहुत है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। एकलव्य सिंह जी हमारे साथ में। एकलव्य जी, क्या लगता है आपको, पब्लिक में किस तरह का एक सोच डेवलप हो पा रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, लोग निकले हैं, कुछ स्थानों पे तो 80 के आसपास 80 क्रॉस भी वोटिंग की है, कुछ जगह पे 60 के आसपास या टक्के रह गई, तो क्या मानना है लोगों का, कुछ इससे असर पड़ेगा? रिजल्ट जो हैं चौंकाने वाले आ सकते हैं? योगेंद्र जी, सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं आपको और सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को प्रणाम करना चाहूंगा। और मेरी समझ देखिए ये है कि जो वोटर टर्नआउट रहा है लगभग 75% के आसपास, ये कुछ दशमलव में फर्क हो सकता है, बट ये बेसिकली उतना ही है जितना कि ये 2018 में था। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वोटर टर्नआउट के बेसिस पे एक, जैसे हम कहते हैं कि धारणाएं तो बनाई जा सकती हैं, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हम महिला मतदान प्रतिशत की भी बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि जो पिछले कुछ चुनाव कई राज्यों में हुए हैं, तो पिछले 15-20 साल अगर आप बिहार को भी उठा के देखेंगे तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। परंतु अलग अलग सरकारें आई हैं, अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं, जो इनकम्बेंट सरकार है वो बाहर हुई है, कभी कभी सरकारों ने रिपीट भी किया है। उसी तरह से जैसे हम कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उठा के देखेंगे तो कभी ऐसा होता है कि किसी गांव में अचानक से हमने पाया कि मतदान बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे कोई लोकलाइज्ड इशू थी, तो वहां पे कोई 3-4 गांव में किसी में 85% या 90% मतदान हो गया। परंतु फिर भी अब इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 300-400 गांव होते हैं। तो ये कह देना कि क्योंकि एक गांव में या 3 गांव में 80-85% हो गई थी तो वो लोकलाइज्ड इशू ने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अफेक्ट किया होगा या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम एक लोकल पर्सपेक्टिव में चीजों को देख के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर टर्नआउट से थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का क्या मन हो सकता है। परंतु ये कह देना कि क्योंकि ये वोटर टर्नआउट रहा है निश्चित ही सरकार बदल जाएगी, मतलब इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि जैसे एक तो जो वर्तमान सरकार के विरुद्ध में जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि इस बार की जो सरकार थी उसके विरुद्ध 3-4 मुद्दे उठाए गए कि एक तो महिला अत्याचार को लेके उठाया गया, एक हमारा पेपर लीक के बारे में था, एक भ्रष्टाचार के बारे में था, और कहीं कहीं तुष्टीकरण की भी बात हुई। उसी तरह से अगर हम वर्तमान सरकार के पक्ष में देखेंगे तो एक चिरंजीवी योजना की जो सबसे बात हुई, जिसको कुछ लोग संजीवनी कहते हैं उसके लिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो ग्रास रूट पे उनके लिए एक लहर की तरह चली। तो अब कौन सी जगह पे क्या एग्जैक्टली चला, मेरे विचार में इसको एक प्रमाण के तौर पे कहना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, इस बार के कुछ परिणाम को लेकर के राजनीतिक पंडितों का भी मानना यही है कि कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, बड़ा उलझा हुआ सा चुनाव है। और क्योंकि नेक टू नेक फाइट, कई जगह बहुकोणीय मुकाबले हैं, त्रिकोणीय मुकाबले हैं, तो कहीं पे चतुष्कोणीय मुकाबला है। तो ये जो मुकाबले की रूट लाइंस जो बनी हुई हैं कई, उसके अंदर मल्टी उसमें चली गई, तो वो एक बड़ा कारण है कि इसमें कहना बहुत मुश्किल है। और हर प्रत्याशी की अपना एक गणित होता है कि मैं इस कारण से जीत रहा हूं। कोई जातीय फैक्टर बताता है, कोई अपनी लोकप्रियता बताता है, कोई कहता है कि मेरे को उनके आपसी जो उलझन है उसका भरोसा है कि उसका रिमेनिंग वोट जो है वो शेयर मेरी तरफ जा रहा है। ओम जी, वापस आपका रुख करना चाहूंगा। तो इस बार आपको लगता है कि फाइट जो है, कई जगह पे ऐसी स्थितियां भी बनी हुई, 80 के आसपास की सीटें ऐसी हैं कि जिसमें यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है तो कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला है। और मुकाबला राजनीतिक दलों ने खुद ने भी बना दिया कि आप बगावत करके भी अगर आपकी ताकत दिखा पा रहे हैं तो अगली बार टिकट भी दे देते हैं। तो एक ऐसा रूट बन गया ये, जिससे लोगों को लगता है कि कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, तो फिर क्यों चूकना है ऐसे में।
देखिए, मुझे लगता है ये योगेंद्र जी कि लोगों ने इस बार जो वोट किया है वो वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उसको ध्यान में रख करके वोट किया है, उसके चाहने वालों में ने भी और न चाहने वालों ने भी। मतदाताओं का दो किस्म का सिलसिला रहा। फिर तीसरी बात उसमें ये जुड़ती है कि सब राज्य सरकार से मतदाता कितने नाराज थे या कितने उससे प्रभावित हुए, ये तीसरी बात उठती है। तो ऐसे में जो टर्नआउट निकलता है, जो लोगों से बातचीत करने पे डिफरेंट सोर्सेज से जो पता लगता है कि कौन सी स्कीम कितना इफेक्ट करती रही, तो मैंने उसके हिसाब से ये कहा कि रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी इन मतदाताओं के मत व्यवहार में बड़ा फर्क रहा है। मतदाता जो रूरल क्षेत्र में है वो वोकल नहीं रहे, मुखर नहीं रहे उतने, लेकिन जो अर्बन क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है वो बड़ा उसका कमिटमेंट भी बहुत साफ साफ नजर आता था, उसकी आवाज भी बड़ी साफ साफ नजर आती थी। ऐसी स्थिति में मैंने सिर्फ अपने संज्ञान में ये जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं इन्हीं को लिया, और साथ साथ में वो नौजवान जो इस वक्त कहीं पर सीकर में एक एजुकेशनल सेंटर के साथ में जुड़े हुए हैं या कोटा में है, जो बाकायदा शेखावाटी का जो इलाका है जिसमें जो नौजवान है वो अलग तरीके से सारी बातें देखते हैं, और उनकी नौकरियों का सिलसिला भी या तो फौज है या फिर जो कैरियर कॉम्पिटिशन्स हैं वो है। तो फौज की वजह बताई मैंने आपको कि क्या ये जो नई अग्निवीर वाला लगा, इसके बेहद खफा थे इस बात को लेके कि 4 साल बाद में वापस घर आके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं रखा है, और अपनी जवानी भी उसमें होम देंगे, और साथ साथ में वो सब एडवांटेज भी नहीं है। तो ये इस तरह की बातें सुनने को मिली। तो महिलाओं का तो मुझे यूं लगा कि जो मैंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जिनको कभी भी क्या कहते हैं राजनीतिक दलों ने कभी इस तरीके से ख्याल नहीं रखा, जिनको गारंटीज के रूप में पेश किया गया हो या साथ साथ में आश्वस्त किया गया हो कि आपको इसको कानून बना करके हम आपको देंगे, तो ऐसी स्थिति में एक स्वाभाविक परिणाम नजर आता है, क्योंकि दूसरी तरफ तो सब माइनस नजर आता है, उसमें कुछ नजर ही नहीं आता। 9.5 साल का जो अनुभव है वो बड़ा परेशान करने वाला रहा, चाहे नोटबंदी से लेकर के और बाकी जो बातें कही केंद्र सरकार कहती रही कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये सब कुछ होंगे, तो वो कहीं हुआ नहीं बिल्कुल भी। सब लोग जानते हैं इस बात को, जिसकी चर्चा होती रहती है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने आकर के जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को पेश किया है, और जो उनकी भाषा शैली थी या जो उनकी मौद्रिक शैली थी या मुद्राएं जिस तरह की बनी हुई थी, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। उनको छोड़ दीजिए जो भक्त है, जो बिल्कुल भक्ति हो गए, जो अब ये समझते हैं कि हमारा कोई डेमोक्रेटिक राइट ही नहीं है टू क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर से हम जब प्राइम मिनिस्टर जब इस तरीके से हमारे प्रांत में आकर के और सारी बातें कर रहे हैं, तो उनसे सवाल जवाब तो होने ही चाहिए, उन्होंने क्या किया। तो उन सब चीजों के साथ में जो एक मतदान हुआ है, इन सारे ख्यालों के साथ में, इससे मैं कह रहा हूं कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट नजर आता है कि रूरल सेंटर्स बेहद प्रसन्न है राजस्थान सरकार की एमएसपी के साथ में। राजस्थान सरकार के ये जो महिलाओं को जो 10,000 आप रुपया देंगे साथ में हर साल, और साथ साथ में जो अभी ये जो सिलेंडर देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आके तो सट्टेबाजी का सिलसिला होगा कि अगर तुम 500 में दोगे तो हम 450 में दे देंगे। ऐसा क्या हुआ? फिर भारत के प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोल रहे हैं तो पूरा भारत उनका इंतजार कर रहा है कि पूरे भारत में आप घोषणा कर दीजिए ना, यहाँ क्या आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये एक ऐसी हास्यास्पद सा बयान लगा, और लोगों को लगा कि क्या इस तरह की क्या मतदाताओं को हासिल करने के लिए क्या ये सौदेबाजी हो रही है क्या, कि आप इतना करेंगे तो हम इतना कर देंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप तो निश्चित रूप से पूरे देश का ख्याल रखेंगे, पूरे देश की महिलाओं को, पूरे देश के नौजवानों को, पूरे देश के किसानों को वो सब देंगे जो आपको देना चाहिए। आप अगर नहीं दे रहे हैं तो इसी समय ये रास्ता निकाला कि शायद यही उर्वशी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, मैं एक बार उनसे जानना चाहूंगा। उर्वशी, आप सुन पा रही है मुझे? जी उर्वशी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए, वो जब जुड़ती हैं तो मैं उनसे सवाल लूंगा। श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? श्याम जी से मेरा सवाल होगा कि जी सुन रहे हैं। जी श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आ रही है आवाज आपकी। जी, तो बिल्कुल, अभी ओम जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार की योजनाएं, और क्योंकि फेस के रूप में प्रधानमंत्री थे तो तुलना भी उनके 9.5 साल के कार्यकाल से ही की है जनता ने,
एक बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री जी और उनकी जो टीम है उस पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, इस वजह से बम्पर वोटिंग हुई है। अब इतिहास तो ये नहीं कहता, इतिहास ये कहता है कि जो जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ जाती है वोटिंग। अब जी। तक का पैटर्न तो यही हुआ है, और हमारे यहाँ परंपरा ऐसी रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब जनता ने क्या फैसला किया वो 3 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार से बिल्कुल। दिखेगा कि ये बात सही है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के लोग खड़े हुए और कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के लोग खड़े कांग्रेस के हुए। लोग, और इसी खड़े वजह करने से वाले किसी कौन? ये बड़ा जी। कारण है कि असमंजस के हालात बने हुए हैं। और खड़े करने वाले कौन थे? कांग्रेस के बड़े नेता थे, बीजेपी के बड़े नेता थे। ऐसा नहीं है कि वो खुद खड़े हो गए हो, उनको पीछे से बैक सपोर्ट मिला, खड़े हो सब कुछ मिलेगा, हम तैयार हैं तुम्हारे साथ, जीत के आओगे तो बाद में फायदा व्यक्तिगत रूप से हमको मिलेगा। ये जिस तरह का जो पेटेंट चला निश्चित रूप से पार्टी के अहित में है, क्योंकि जिस प्रकार का बात करने आ रहे बार बार, वसुंधरा जी के लोग खड़े हैं, बैठाने का प्रयास कुछ को हुआ कुछ को नहीं हुआ। हो सकता था अगर वसुंधरा जी ढंग से लगी होती तो बैठाया जा सकता था। अशोक गहलोत के कुछ लोग खड़े हो गए, बैठाया जा सकता था, नहीं बैठाया गया। सचिन पायलट के कुछ लोग खड़े हो गए, बैठाया जा सकता था, नहीं बैठाया गया। तो ये जब पार्टी के अंदर अगर व्यक्तिवाद जब हावी हो जाता है तो पार्टी कमजोर होती है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग क्यों नहीं हो। इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व के अंदर इतने उलझ गए हैं, कोई भी फैसला होगा तो केंद्र करेगा। कोई जमाना था, ओम जी को तो पता है, राजस्थान का फैसला राजस्थान में होता था, वो कहते थे हाईकमान को नहीं नहीं ये ही खड़ा व्यक्ति होगा क्योंकि जीतने लायक ही है, तो केंद्र मना नहीं करता था। अब ये है ही नहीं, केंद्र कहता है इसको खड़ा करो, 7 सांसदों को लाके खड़ा करो, हम हमारा निर्णय है, चाहे भले जीते चाहे हारे, हमारे को हमारा फैसला कर दिया। हमारे कभी आज तक हुआ कि सांसद खड़े होते, सांसद तो नहीं विधायक सांसद के लिए खड़े होते थे, ये तो मैंने देखा। क्योंकि हमारी पार्टी में झाड़ने की स्थिति है, वहां पे सांसदों को लाके खड़ा कर दिया। अब 8 सांसद खड़े हुए हैं, एक हनुमान बेनीवाल भी सांसद है, तो 8 में से 3 जीतेंगे, 4 हार सकते हैं। तो ये परिस्थितियां जो बदली है, और निश्चित तौर पर सांसद इतने बेचैन हो गए कि वो चुनाव लड़े क्या करें। उनको तो आगे से उनके खिलाफ खड़े करने वाले ऐसे व्यक्ति भी हो गए कि वो पार्टी के लोग थे, वो देखिएगा पार्टी का प्रचार करने की बजाय वो खरबा चले गए। अब अगर सांसद को छोड़ के खरबा चले गए और दूसरा व्यक्ति भी सामने खड़ा है तो जीते। अब आशा मीणा खड़ी हो गई ना, करोड़ीलाल मीणा के, वो करोड़ीलाल जीते या देखिए वो 60 जगह जाने वाले थे, वो खुद ही कह रहे हैं मैं 20 जगह ही जा ही नहीं पाया क्योंकि मैं अपना हार रहा था, मैं अपनी दुकान को संभालू या दूसरे की दुकान को संभालने जाऊं। और मुख्यमंत्री जी खुद ने बोला वो 60 जगह गए, मुख्यमंत्री जी जो बात में बता रहे हैं कि मैं सब जगह नहीं जा पाया, अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहा है, ये सचिन पायलट कह रहे थे। ये सब चीजें क्या है भाई, आप एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े होते तो आज ये कहने की स्थिति नहीं बनती कि सचिन पायलट इस जगह जाएगा और मैं इस जगह जाऊंगा, पार्टी को जिता के लाएंगे। नहीं, मैं अपने के लिए जाऊंगा और वो अपने के लिए जाएगा। दानिश अबरार 5 घंटे तक बैठा रहा टॉक में, लेकिन गए नहीं, सचिन पायलट मना कर दिया नहीं जाऊंगा। ये सब दिखे। और दानिश अबरार के खिलाफ कौन खड़ा हो गया? अलाउद्दीन का लड़का डॉक्टर अजीज, तो वो उसको हरा रहा है, और वो उसको हरा रहे हैं तो जीतेगा कौन? पता नहीं जीतेगा कौन। तो दोनों को हराएंगे तो तीसरा कोई जीत जाएगा। तो इसलिए ये जो परंपरा इस बार देखने को मिली अचंभा करने वाली है। इसलिए तो कह रहे हैं कि जीतेगा कौन हारेगा कौन पता नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, परिणाम भी कुछ इसी तरह के आएंगे कि क्या कुछ अलग ही दिशा में जा सकते हैं। उर्वशी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ योगेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल, लेकिन आपका वीडियो नहीं दिख रहा। लेकिन मैं चलिए आपसे मैं सवाल करूंगा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको लेके आपका क्या रिएक्शन है? हाँ योगेंद्र जी, ये तो ना खैर ये डेफिनेटली सब बोल रहे हैं कि ठीक है रिकॉर्ड वोटिंग हुई है या बड़ा है परसेंटेज, पर हमें ये बात भी देखनी पड़ेगी इस बार ही 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले थे लोगों को वोटिंग के लिए, और उसके बाद ये इतना सा बढ़ा है 0.8% या कुछ ऐसा बढ़ा है, 0.7 जी। तो इसलिए आई डोंट नो उसको कितना हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा बढ़ा हुआ तो नहीं है। बट जनरली जो आप पिछले अगर चुनावों का ट्रेंड देखें तो उस ट्रेंड, इफ दैट ट्रेंड होल्ड्स, तो फिर ये लगता है कि भाई वो सत्ता के विरोध जाता है। बट इस बार ही इतना कंफ्यूज, मतलब चुनाव थोड़ा डेफिनेटली डिफिकल्ट टू कॉल, बिकॉज जैसे दोनों पार्टी बोल रही हैं अपने अपने पक्ष में कि भाई कांग्रेस बोल रही है कि ये तो हमारी जो गारंटीज हमने दी है या जितने भी हमने वेलफेयर पॉलिसीज अनाउंस करी उसका रिजल्ट है। बीजेपी ऑन द अदर हैंड इज सेइंग कि ये जो 5 साल
कांग्रेस का कुशासन रहा, उसका रिजल्ट है। जी। तो ये तो थोड़ा मुश्किल है अभी कहना कि किस तरफ अंडर करंट है या था। अब की बार जिस तरह की जिज्ञासा लोगों की बनी हुई है कि होगा क्या, क्योंकि कभी ना कभी किसी एमएलए को लेकर के थोड़ा क्लियर होता है। अभी विधायक और उसकी टीम ही ये कह पा रही है, दावा कर पा रही है कि हाँ हम जीत के आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी आर्टिकल नहीं लिख पा रहा है और कहने की यूं कहूं हिम्मत की बात यूं नहीं जुटा पा रहे कि बहुत क्लोज फाइट है और उसमें कुछ भी संभव है, ये माना जा सकता है। और वैसे जी सब लोग यही, आई थिंक एवरीबॉडी इज प्लेइंग सेफ, सब यही बोल के चल रहे हैं कि क्लोज फाइट है और मतलब आंकड़े पास आएंगे। क्योंकि एक तो देखिए बहुत सारी सीटों पर इस बार ये भी हुआ कि जो इंडिपेंडेंस या रेबल्स आ गए ना, तो उसकी वजह से भी काफी जगह जो समीकरण है वो चेंज हुए हैं। सो उनका भी देखना पड़ेगा इम्पैक्ट कितना रहा है, या फिर स्मॉलर पार्टीज का जहाँ पे आरएलपी एएसपी आ गए या फिर बीएसपी। सो इतने सारे फैक्टर्स जहां जहां हो गए ना, इसलिए आई थिंक दिक्कत आ रहा है थोड़ा उसको एनालिसिस में भी। बिल्कुल, क्योंकि 80 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पे बिल्कुल जो ट्रायंगुलर है या उससे भी ज्यादा 4-5 भी लोग हैं। बाड़मेर आप देखिए कैसी क्लासिक एग्जाम्पल इस बारी बन गया, इतनी सारी सीटें वहां पे सब अलग सीट के लिए तो ये कहा जाता है कि 5 तरह का मुकाबला है वहां पे और 5 लोगों में सीधी फाइट है कि कोई भी जीत सकता है उनमें से। एकलव्य जी, ओम सैनी साहब ने कहा कि जो 9.5 साल में लोगों की केंद्र के प्रति नाराजगी है वो वोट में तब्दील हुई, आप कितने सहमत है इससे? सर देखिए, मैं एक बात तो आपको बताऊं, जो मतलब जैसे इसी बारे में अगर बात करें तो जैसे जो सिलेंडर के दामों की ही बात है कि ये एक आरोप लगता है केंद्र सरकार के ऊपर कि भाई आप राजस्थान में ये ऑफर कर रहे हो तो पूरे देश में ही ये क्यों नहीं ऑफर कर देते जी। तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार में जनता समझदार है और जो एक्चुअली न्यूट्रल जनता है वो दोनों तरफ प्रश्न करती है। तो ये अगर वो आरोप कोई लगाता है, ये विचार कोई करता है, तो वो ये भी विचार करता है कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जैसे कि अभी हिमाचल में बनी, छत्तीसगढ़ में पहले से है, कर्नाटका में बनी, वहां पे कांग्रेस कितने रुपए में सिलेंडर दे रही है। तो वो विचार दोनों तरफ का करते हैं। दूसरी बात एक जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि ये जो 75% का जो आंकड़ा है, इसमें एक बात तो कह सकते हैं कि जनता ने चुनाव में रुचि ली है। और जो रूरल सेंटर्स की बात हो रही थी, अगर हम उन रूरल सेंटर्स की बात करेंगे तो ये मेरी ऐसी समझ है कि डेफिनेटली रूरल एरियाज में बीजेपी की बूथ लेवल वर्कफोर्स जो है वो कांग्रेस से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो वहां, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक अपने एक्सपीरियंस में जो एक चीज देखी कि रूरल एरियाज में एक बात होती है कि ओपीएस की बात, कि ये जो सरकार है ओपीएस लाएगी, उसको कानून बनाएगी और उससे सरकारी कर्मचारियों और उनकी फैमिलीज को भी इतना फायदा होगा। बट एट द सेम टाइम वहां के जो बीजेपी के लोग हैं वो लॉजिकली जाके लोगों को एक्चुअली समझाते हैं कि साहब इस स्टेट का पिछले चुनावों में कर्जा सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ था, आज 6 लाख करोड़ है, और अगर ओपीएस को इंप्लीमेंट किया गया तो सरकारी कर्मचारियों को तो मिलेगा लेकिन ये पैसा आपकी जेब से ही जाएगा और राजस्थान का दिवालिया निकलेगा। तो इस तरह से सर दोनों तरफ की लोग बात करते हैं और मुझे लगता है कि मतलब ये कह देना कि सेंटर की नाराजगी है इसलिए शायद मतलब वो लोकल इश्यूज पे हावी हो जाएगी, मुझे लगता है कि ये धारणा हो सकती है लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। मेरी बात तो सुन लो। जी जी जी, चलिए। हाँ जी, ओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि साहब पैसा कहाँ से आएगा, ये टैक्स से आएगा, ये टैक्स से ही सारा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका जिस तरीके से होने लगा है। और जब आपकी स्टेट की क्रेडिबिलिटी होती है तो बैंक आपको देने के लिए तैयार रहते हैं, और ये आप पहले से प्लान करते हैं कि आपके पास भी कहाँ से पैसा निकलने वाला है, कैसे आएगा और कैसे नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा एक तरीके से भ्रम फैलाने की चेष्टा है इकोनॉमिस्ट की। वो जो इस वक्त के इकोनॉमिस्ट जो वहां पर है उस तरह की बातें कह करके और लोगों को करना चाहते हैं, और साथ साथ में गाँव में भी इसी तरह की बातें। अब ये भी भ्रम ही फैलाने का सिलसिला है कि बीजेपी के वर्कर मतदाता के हित की बात ना करके और मतदाता को अगर बहकाने का काम करते हैं तो कमाल है। जो सरकार से तो जवाब लिया जा सकता है, लेकिन जिस सरकार से जवाब ही नहीं लिया गया 9.5 साल में, उसके बारे में अगर आप कुछ बोले समझ में आता है। माफी चाहूंगा, मैं टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो
खैर चले, अपने अपने दावे हैं, लेकिन हमने विश्लेषकों से और वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश की है कि इतना वोटिंग का मायने क्या हो सकते हैं। तो रिजल्ट यही है कि एक बहुत टाइट फाइटिंग है और इसमें क्या परिणाम आएंगे तो 3 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी 2 दिन बाद एग्जिट पोल भी आएंगे। एग्जिट पोल की भी अपनी क्या सत्यता होगी, उस पर भी कुछ असर। एग्जिट पोल का भी एग्जिट उसी ईवीएम के माध्यम से ही होगा, क्या कितना सटीक गया है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और राजस्थान के रन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।